नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजेश कुद्रे एक बार पुनः एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज यहां हम प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज के पार्ट टेस्ट फर्स्ट और सेकंड का कंप्लीट केमिस्ट्री सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, जिस टेस्ट की दिनांक 2/3/2025 है। इस टेस्ट का हम ये सॉल्यूशन के जो है हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टेस्ट सिलेबस से। तो यहाँ पर हमारा दोनों ही पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का कंबाइन सिलेबस इस टेस्ट के अंतर्गत पूछा गया था। आइए हम इस टेस्ट में पहला प्रश्न क्या हमको दिया गया था। तो हमारे पास an organic compound having molecular mass 16 is found to contain 20% carbon, 6.67% hydrogen and 46.67 of N, वाइल हमको ऑक्सीजन बचा हुआ मास किसका है, ऑक्सीजन का, और फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हमको ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमने एक बहुत सिंपल सा तरीका देखा। पहले तो कंपोजिशन चेक कर लो, क्या हमारा 100 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन परसेंट कितना दिया है बेटा क्वेश्चन के लिए, 20% है। ठीक, हाइड्रोजन का हमारे पास गिवन परसेंट कितना है, 67%। हमारे पास यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो नाइट्रोजन का कितना है, 46.67%। अब रिमेनिंग क्या हमारा ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो रिमेनिंग आपका यहाँ पर 26.67% क्या ऑक्सीजन का। अब हमारा कंपोजिशन क्या 100% हो चुका है। अब इस दिए गए परसेंट को क्या हम इस एटम के मास से डिवाइड लगा कर देते हैं। तो यहाँ डिवाइडेड बाय 1, यहाँ डिवाइडेड बाय 14, यहाँ डिवाइडेड बाय 16। जब हम 20 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर परसेंट बाय मास का रेशो जो आएगा वो 1.66 आएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो 6.67 आएगा, यहाँ पर देखें तो 3.33 आएगा, और यहाँ पर देखें हम लोग तो 1.6। अब इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको सभी से डिवाइड कर क्या इसका सिंपल रेशो बनाएंगे। तो यहाँ पर 1.6, 1.6, यहाँ पर 1.66, यहाँ पर 1.66। अब हमारे पास इसका सिंपलेस्ट रेशो जो वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर 1, यहाँ पर आ रहा है 4, यहाँ पर आ रहा है 2 और यहाँ पर आ रहा है 1। अब इस सिंपलेस्ट रेशो को क्या दिए गए एटम के साथ लिखकर क्या इसका फॉर्मूला कंपाउंड देख लें। तो यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन हो गया हमारा 2 और ऑक्सीजन हो गया हमारा 1। अगर मैं इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, NH2CO NH2, क्या हमारा कंपाउंड यूरिया है। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया। तो देखेंगे हमारा करेक्ट ऑप्शन किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो हम देख पा रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रीअरेंज द फॉलोइंग फर्स्ट टू फोर्थ इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास। हमको पहले से चौथे को द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हमको सबसे पहले दिए गए मोल या दिए गए मानों से क्या उसके मास को पता करना है और इस मास को फिर उसके बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। ठीक, तो सबसे पहला हमारे पास है 0.5 मोल क्या O3। अब हमको मालूम है यहाँ पर मोल दिया है और हमको क्या मास पूछ रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक, तो हम अब सीधा इसके मोलर मास से क्या इनटू करा दें। तो यहाँ पर हमको मास ग्राम में मिल जाएगा। O3 का मोलर मास कितना होता है बेटा, 48 ग्राम। अब 48 ग्राम को मैं इनटू करा रहा हूं 0.5 से, तो मेरे पास यहाँ पर पहले पदार्थ के लिए जो भार आया है वो 24 ग्राम। ठीक, अब इसी तरह से हम बाकी को भी सॉल्व कर लेते हैं।
5 ग्राम ऑक्सीजन, तो ऑलरेडी ऑक्सीजन का सेकेंड ऑप्शन के लिए हमारे पास क्या मास दिया है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर क्या थर्ड जो हमारा ऑप्शन है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड में हमको दिया है 3.011 इंटू 10 की पावर बोलो 23 मॉलिक्यूल। किसके हैं बेटा ये मॉलिक्यूल? हमारे पास O2 के। तो हम इसका मोल निकाल लेते हैं। 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल कितना आ गया बेटा? 0.5। अब इसका भी मास से इंटू करा दो, तो यहाँ पर हमारे पास कितना मास है? 32। तो इंटू करेंगे तो 16 ग्राम क्या हमारे पास दिए गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का क्या मास होगा। फोर्थ ऑप्शन देखो, तो फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास 5.6 लीटर ऑफ CO2। तो इस CO2 का भी हम जल्दी से क्या 22.4 लीटर से डिवाइड करा दें, तो इसका हमारे पास नंबर ऑफ मोल 1.4। अब मोल आ गया तो CO2 का मोलर मास कितना होता है? 44 ग्राम। डिवाइड करा दो, तो यहाँ पर इसको आप काट लीजिए, कितना आ जाएगा? 11 ग्राम। अब आपके पास चारों ऑप्शन का मास आ चुका है। तो सबसे ज्यादा क्या मुझे ओजोन के लिए दिख रहा है? ठीक, ओजोन में मतलब मेरा फर्स्ट, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा है। देन मेरा क्या फिर थर्ड के लिए 16 ग्राम। तो फर्स्ट के बाद थर्ड और थर्ड के बाद फोर्थ। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ और सेकेंड, मतलब इसका करेक्ट आंसर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी स्टेबल? इलेक्ट्रॉनों की कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक स्थायी है? परमाणु जिसका Z ग्रेटर इक्वल क्या है? 30। अब हमारे पास ये 30 क्रमांक से अधिक क्रमांक वाले क्या किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो हमारा अरेंजमेंट है, क्या ये यहाँ पर गलत हो रहा है? सर क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में स्पिन को क्या एक जैसा रखकर इलेक्ट्रॉन फील करते हैं, या तो सभी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रखें या सभी इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज रखें। आधा क्लॉकवाइज आधा एंटी क्लॉकवाइज फिल नहीं किया जाता। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या हमारे इस पैटर्न से गलत होता है। अब हम देखें तो यहाँ पर 4s जो कि कम एनर्जी वाला हमारा क्या कक्षक है, जो कि इनकम्प्लीट कर हम क्या अधिक एनर्जी वाले ऑर्बिटल को फिल कर रहे हैं, जो कि हमारे रूल के क्या विरुद्ध है, रूल के अगेंस्ट है। तो यह वाला भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। अब हम यहाँ पर देखें तो ये देखें, ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड है, ये हमारे रूल के अकॉर्डिंग भी है, और यहाँ पर क्या स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये एक हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये हमारा क्या सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से एक हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा एक ही ऑर्बिटल का दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन, जो कि इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये भी एक हमारा अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहाँ? जहां पर हमारा हाफ फील्ड फुल फील्ड क्या इलेक्ट्रॉनों को फिल किया गया हो और रूल से किया गया हो। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in hydrogen atom the ratio of wavelength of electron waves in two orbits is 3:5. the ratio of kinetic energy of electron will be। हाइड्रोजन परमाणु की दो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की तरंग दैर्घ्य का अनुपात 3:5 है। तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का अनुपात, सबसे पहले बेटा हम इसका रिलेशन फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो वेवलेंथ इक्वल टू h अपॉन √2 KEM, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ के बीच रिलेशन होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या दो तरह का वेवलेंथ देख रहे हैं, ये हमारा λ1 अपॉन λ2,
अब बाकी H और हमारा मास सेम है, तो हम जब रेशो लेंगे तो इनको यहां पर हम नहीं लेंगे, सीधा हम इसका क्या रेशो लिखने वाले, 1 अपॉन यहां पर अंडर रूट क्या के ई, यहां पर मैंने फर्स्ट वेवलेंथ का ले लिया, और 1 अपॉन अंडर रूट क्या के ई सेकेंड वेवलेंथ का। अब हमारा अपॉन का अपॉन वैल्यू ऊपर उठकर जाएगा, तो यहां पर के ई क्या हमारा 2 और यहां पर के ई हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक बेटा, अब हम यहां पर इसका फॉर्मूला फाइनली लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2, क्या इधर से अंडर रूट हटाकर इस पूरे का स्क्वायर ले लें। अब यहां पर क्या हो जाएगा, के ई 2 अपॉन में बोलो के ई 1। अब हमारा लेमडा 1 लेमडा 2 क्या पुट कर दिया जाए, तो यहां पर 3 अनुपात क्या दिया था, 5, इस पूरे का क्या स्क्वायर ले लेते हैं, ये हमारा के ई 2 अपॉन क्या हो गया बेटा, के ई 1, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू के ई 2 अपॉन के ई 1। ठीक, इसका गुणा यहाँ पर 9 के ई 1 और इधर हम कर लेते हैं 25 के ई 2। अब हम रेशो बता सकते हैं के ई 1 अपॉन के ई 2 इक्वल टू 25 अपॉन में 9, मतलब 25 रेशो 9 विल बी आंसर। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या ए हो रहा है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if uncertainty in the position in electron is zero, the uncertainty is its momentum would be। यदि एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता शून्य है, तब इसके संवेग में अनिश्चितता होती है। ठीक, तो पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं। संवेग और स्थिति के अनिश्चितताओं के लिए हाइजेनबर्ग इक्वेशन क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर इक्वल एच अपॉन 4 पाई। क्लियर। अब हमको यहां पर देखो एक इलेक्ट्रॉन की क्या स्थिति में अनिश्चितता शून्य दी है, मतलब डेल्टा एक्स 0 इंटू डेल्टा पी इक्वल टू बेटा एच अपॉन बोलो 4 पाई। तो डेल्टा पी बराबर एच अपॉन 4 पाई इंटू बोलो 0, किसी का इंटू क्या 0 से करने पर 0, एच अपॉन 0 मतलब इन्फिनाइट। हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए इनफिनाइट क्या अनंत होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -328 किलो जूल मोल इनवर्स, हेंस द एनर्जी इन इट्स फोर्थ बोहर ऑर्बिट वुड बी। हाइड्रोजन परमाणु में द्वितीय बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान -328 किलो जूल मोल इनवर्स है, तो चतुर्थ बोहर कक्षा की ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, E बराबर -30.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में पढ़े हैं। ठीक है, अब हम यहां पर क्या सेम है क्या डिफरेंट है, उन वैल्यू के साथ रेशो वैल्यू डालकर क्या अपने क्वेश्चन को इजी कर लेते हैं। तो बेटा यहां पर हमको सेकेंड बोहर कक्षा की क्या ऊर्जा का मान दिया है और चतुर्थ बोहर कक्षा के लिए ऊर्जा का मान पूछा है, मतलब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर E2 ये सेकेंड के लिए और मुझे E4 चाहिए, तो मैं इसको E4 बोल रहा हूं। अब E के साथ N को क्या इनवर्स रखा गया है, तो मैं यहाँ पर N4 का स्क्वायर और अपॉन में N2 का स्क्वायर इस तरीके से जमाने वाला हूं। ठीक, बटे का बटे ऊपर। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे E2 का वैल्यू कितना बोला है बेटा उसने, -328 यूनिट अपन ले लेंगे। यहाँ पर E4 का वैल्यू पूछा है। फोर्थ हमारा सेल का एन वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, सेकेंड का क्या हो जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर। आगे लिखेंगे इसको
4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, काट दीजिए कितनी बार में, 4 बार में। तो मेरे पास यहाँ पर E4 के लिए क्या एनर्जी आ चुकी है, -328 डिवाइडेड बाय बोलो 4, काट दीजिए, क्या ये -82 किलो जूल और मोल इनवर्स, क्या ये मेरा आंसर है? चेक कर लीजिए। तो ये भी मेरे पास क्या ए आंसर में ही आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हमको क्या साम्य पर अभिक्रिया दी गई है जिसमें 3H2N2 मिलकर अमोनिया बना रहे हैं। अब इस रिएक्शन के लिए H2 और N2 का क्या हमको यहाँ पर पार्शियल प्रेशर दिया है, रिएक्शन में टोटल प्रेशर भी गिवन है, हमको Kp की वैल्यू पूछी है। ठीक, तो सबसे पहले हमको दिए गए रिएक्शन को लिखकर क्या दिया है, क्या पूछा है, वो देखना है। इस तरह के क्वेश्चन में हमको जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ डेटा रहता है, केवल थोड़ा सा पेशेंस बनाएंगे तो क्वेश्चन अपने आप क्या हम इजी कर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा रिएक्शन है। क्लियर। अब हमारे पास N2 का क्या पार्शियल प्रेशर दिया गया बेटा, कितना दिया गया है, 0.8। ठीक है, S2 का, N2 का कितना दिया बेटा 1। यहां पर N2 का कितना दिया, देखो क्वेश्चन में N2 का हम देखें तो N2 के लिए क्या 1.6 है, तो मैं N2 का 1.6 लिख रहा हूं। H2 का बोलो कितना है, तो 0.8 लिख रहा हूं। हमको इसका अभी नहीं मालूम है तो x लिख रहे हैं, पर इनका टोटल हमको मालूम है 1.6 प्लस 0.8 प्लस x इक्वल टू 3.2। अब हम यहां से x का वैल्यू काउंट कर लें तो 2.4 प्लस x इक्वल टू 3.2। तो यहाँ पर x बराबर 3.2 माइनस 2.4, x का वैल्यू हो गया 0.8। ठीक, तो यहाँ पर हमने 0.8 निकाल लिया। अब हम Kp का एक्सप्रेशन लिखेंगे और Kp ज्ञात कर लेंगे। तो Kp का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मतलब अमोनिया का कंसंट्रेशन स्टोइकियोमेट्री 2, N2 और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन स्टोइकियोमेट्री 3। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर 8 यहाँ पर हमारा 0.0 क्या 8 है, 0.8 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 0.8। ठीक, यहाँ पर N2 का पहले चाहो तो N2 का लिख लो पहले। यहाँ पर N2 का कितना है बेटा, N2 का कितना है 1.6 इंटू 0.8 को अब हम 3 बार, क्योंकि 0.8 के लिए क्या H2 का कंसंट्रेशन हमारा क्यूब में है 0.8। अब आप इसको इससे काट कर क्या अपने आंसर को क्या यहाँ पर ला सकते हो, 1/1.6 यहाँ पर 0.8। अब ये आपको सॉल्व करने पर 1.28 आएगा। अब अगर आप इसको और आगे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कटने के बाद 0.28 एटीएम इनवर्स एटीएम की पावर एटीएम का पावर -2, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, जो कि हमको करेक्ट बी ऑप्शन के साथ दिख रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरह का केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्विलिब्रियम से एक और प्रश्न मेरे सामने आया है। एक नियत ताप पर साम्यावस्था AB 50% वियोजित होता है, साम्यनियतांक Kp अभिक्रिया को AB इक्विलिब्रियम C+D के लिए 2 ATM दिया है, साम्य पर कुल दाब होगा। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमको पहले रिएक्शन को लिखना है। कैसे सर, तो यहां पर मैंने लिखा AB से हमको क्या मिल रहा है बेटा C+D। ठीक, अब हमको क्या बोला जा रहा है, यहां पर 50% वियोजित हो गया, तो इनिशियल प्रेशर में क्या इसका 1 मान लेता हूं, P मान लेता हूं। इनिशियल प्रेशर क्या है P, तब यहां पर ये 0 ये 0। अब 50% इसमें से डिसोसिएट हो गया तो P - P/2,
यहाँ पर ये कितना बना होगा बेटा P/2, यहाँ पर कितना P/2, क्योंकि 50% वियोजित हुआ है मतलब 50% बना होगा। ठीक, अब मैं इसको Kp के एक्सप्रेशन में डाल देता हूं, तो Kp का एक्सप्रेशन क्या बोलता है भाई, यहाँ पर C का कंसंट्रेशन अपॉन D का कंसंट्रेशन अपॉन में क्या AB सारे गैसियस है, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा P/2 इंटू बोलो P/2 अपॉन में बोलो क्या हो जाएगा P माइनस P/2, P माइनस P/2, इसको हम सॉल्व करते हैं तो P/2 इंटू P/2, अब इधर देख यहाँ पर क्या 2P माइनस P अपॉन टू, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर P/2 का स्क्वायर और यहाँ पर P अपॉन बोलो 2, P अपॉन बोलो 2, एक P अपॉन 2 कट जाएगा, हमारे पास Kp और Kp के लिए क्या हमको यहाँ 2 ATM दे रखा है, Kp के लिए क्या दे रखा है 2 ATM, तो मैं यहाँ 2 लिखने वाला हूं और यहाँ पर क्या लिखने वाला हूं P/2, तो हमारे पास P का वैल्यू आ गया कितना, P का वैल्यू आ गया 4, हमने यहाँ से क्या इसका प्रेशर निकाला, यहाँ पर पार्शियल या प्रेशर निकाल लिया। अब देखो इसका साम्य पर मोल बता सकते हैं, तो यहाँ पर 4 माइनस 4/2, यहाँ पर 4/2, यहाँ पर 4/2, इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पर हमारा क्या देखेंगे, तो यहाँ पर 8 माइनस बोलो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ 4/2, तो यहाँ पर काटो तो कितना आ गया 2, यहाँ पर काटे तो कितना आ गया 2, यहाँ पर काटे तो कितना आ गया 2, सबको ऐड कर दो क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है कुल दाब, कुल दाब, और कुल दाब अब देखेंगे तो सबका टोटल कितना आ रहा है 6 ATM, मतलब मेरा आंसर क्या 6 ATM है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 6 ATM। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द pH ऑफ 0.1 m solution of a weak monovacic acid is 3, the ionization constant K for the weak acid, एक दुर्बल एकल क्षारकीय अम्ल का 0.1 m कंसंट्रेशन विलयन का pH 3 है, दुर्बल अम्ल का आयनन स्थिरांक K। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखें भाई, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना है बेटा 0.1 m गिवन है, यहाँ पर pH कितना है बेटा 3, तो pH 3 है तो मेरे बच्चों को H+ तो आता है, कितना हो जाएगा 10 की पावर बोलो -3, क्या मुझसे क्वेश्चन में K का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो रिलेशन फॉर्मूला हम जानते हैं H+ कंसंट्रेशन इक्वल टू अंडररूट K इंटू C, अंडररूट हटाऊंगा H+ का पावर लगाऊंगा तो K इंटू बोलो C हो जाएगा। अब H+ की वैल्यू पुट करो बेटा, यहाँ पर 10 की पावर -3 की पावर 2, यहाँ पर Ka मुझसे पूछा जा रहा है और C को क्या मैं यहाँ 0.1 को क्या 10 की पावर -1 बोलूं, अब इधर देखो तो ये क्या हो गया 10 की पावर -6, Ka यहाँ पर देखो 0.1 को मैंने 10 की पावर क्या बोल दिया -1, ये कट जाएगा, K का वैल्यू आ चुका है कितना 10 की पावर -5, ये है हमारा क्या यहाँ एक दुर्बल एसिड का वियोजन आयनन स्थिरांक, देखें तो इसका करेक्ट आंसर कहां पर है सी, ये है हमारे वीक एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ml 0.1 m हमारा फ्लोरोएसिटिक एसिड इज मिक्स्ड विथ 100 ml 0.05 m BOH strong base, then pH of resulting solution will be। अब आपको एक वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन दिया है, अब हमको मालूम है यहाँ पर एसिडिक वफर क्या हमारा फॉर्म हो जाएगा अगर हमारा स्ट्रॉन्ग बेस का कंसंट्रेशन किसी भी तरह से कम है, तो देखेंगे यहाँ हम FCH2 COOH, ठीक, यहाँ पर प्लस हमको क्या दे रखा है BOH, क्लियर। अब हम यहाँ पर रिएक्शन के बाद
CH2COO, क्या ये सॉल्ट बनाएंगे? हमारे पास वीक एसिड और क्या सॉल्ट अगर बच जाएगा तो क्या हमारा एसिडिक बफर बनेगा? यह हमारा क्या एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब दोनों का हम कंसंट्रेशन वैल्यू लिख लेते हैं। यहां पर देखते हैं तो कितना है, 100 इंटू 0.1 मोल। देखो इसका कितना मोल आ रहा है बेटा, 10 मोल आ रहा है। ठीक है, अब बेस का देख ले, यहाँ पर 100 इंटू बोलो 0.05, 0.05, तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है देख लो, 5। ठीक, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो गया एक्सेस रिएजेंट। रिएक्शन के बाद हमारे पास क्या इसका 0 पॉइंट, यहाँ पर रिएक्शन के बाद क्या इसका 5 मोल बनेगा? क्या बनेगा बेटा? 5 मोल, है ना, क्योंकि ये लिमिटिंग का कितना मोल, 5 मोल। तो जितना हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या वो रिएक्शन में पूरा खत्म हो जाएगा। रिएक्शन के बाद क्या हमारा ये खत्म, हमारा वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट बचेगा। वो कितना ml, 0.5। अब ये 10 ml था, 10 ml में से बेटा इसका कितना कम हो जाएगा, 5। यहाँ पर सॉरी 10 मोल में से 5 मोल कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 5 मोल। ठीक, मतलब अब मेरे पास रिएक्शन के बाद क्या एक वीक एसिड का 5 मोल और उसके सॉल्ट का 5 मोल। अब मैं इसका क्या पीएच चाहता हूं, फॉर्मूला लगा दूं, पीएच बराबर pKa प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन। ठीक बेटा, यहाँ पर pKa का मान 3 इंटू बोलो 10 की पावर बोलो माइनस, यहाँ पर हमारा क्या pKa हमको दिया क्या है, Ka। पहले क्या इसका pKa बना लेते हैं, Ka दिया है, क्या बना ले, pKa। कैसे बना ले, तो pKa बराबर माइनस लॉग बोलो क्या बेटा, Ka। तो माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर बोल 3 इंटू बोलो यहाँ पर क्या दिया है, 3 इंटू 10 की पावर बोलो -5, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, माइनस लॉग बोलो बेटा 3, लॉग 3 का मान बोलो बेटा, माइनस लॉग 3 का मान 0.4771, तो हमारा कितना आ जाएगा 4.53। ठीक, अब देखें तो यहाँ पर pH 4.53 प्लस लॉग, अब दोनों का नंबर ऑफ मोल क्या है, सेम 5, और यहाँ पर भी क्या 5, तो कटने के बाद log 1 की वैल्यू बोलो कितना है, 0। log 1 की वैल्यू 0, मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, pH बराबर 4.53। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो रहा है, बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्वेश्चन देखें, असेसन रीजन टाइप क्वेश्चन है। इसमें हमको कथन कारण दिया है, चेक करना है दोनों सही है, क्या स्पष्टीकरण भी सही है नहीं है। देखें तो क्या कहा जा रहा है, यदि किसी प्रक्रम के लिए निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन धनात्मक है तो प्रक्रम सदैव स्वतः परिवर्तित होगा क्या? नहीं भाई, हमारा जो डेल्टा जी है क्या वो दो बातों पर निर्भर करता है, एक डेल्टा एच की वैल्यू और एक डेल्टा एस। इसके खाली पॉजिटिव होने से स्पॉन्टेनियस हो जरूरी नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो रहा है। अगला देखें, ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार यदि स्वतः परिवर्तित प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी बढ़ती है तो यह कथन भी क्या पूर्णतः सही नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमारा जो भी स्वतः परिवर्तन हो रहा वहां पर एंट्रोपी बढ़े। ठीक, ये केवल किस तरह की रिएक्शन पर जनरली लागू होता है, जो अनुत्क्रमणीय एक ही दिशा में हो रही हो। बाकी हर अभिक्रिया के लिए ये कहना सही नहीं है। मतलब हमारा यहाँ पर डी वाला जो आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो एकदम सही हो रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला जो क्वेश्चन है वहां पर 298 केल्विन पर हीट ऑफ कंबंशन S2 2H2O इज 2-249 किलो जूल पर मोल एनर्जी दी गई है। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ H and oxygen double bond oxygen respectively are
433 किलो जूल मोल इनवर्स एंड 498 किलो जूल मोल इनवर्स है, तो हमको बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड निकालना है। बहुत सिंपल सा थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम कंबंशन रिएक्शन लिख लेते हैं। H2 प्लस हाफ O2 रिएक्ट कर क्या H2O बना रहा है। अब हमारे पास बेटा इसका डेल्टा H कंबंशन है, डेल्टा H कंबंशन है। हमको यहां पर बॉन्ड एनर्जी क्या HOH बॉन्ड की चाहिए, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर डेल्टा H कंबंशन की वैल्यू दी गई है, रिएक्टेंट के लिए हम लिखते हैं तो बॉन्ड एनर्जी H एंड H प्लस बॉन्ड हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब हमको दिया है O2 का, पर हमारे पास हाफ ऑफ O2 है, माइनस बॉन्ड एनर्जी किसका बेटा OH बॉन्डिंग। अब हमारे पास वाटर के अंदर क्या 2 HOH बॉन्ड है, तो हमको यहां क्या 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड, इसका एवरेज लेना पड़ेगा। अब यहां पर कंबंशन की एनर्जी बोलो -249। अब सारी वैल्यू पुट कर दो और हमारा क्या आंसर यहां से आ जाएगा। यहां पर देखो कितना दिया है बेटा H का 433। ठीक है, यहां पर हाफ करने वाला हूं मैं किसको, देखो हमारे पास 492 को हाफ करके आप ऐड करने वाले हो यहां पर। ठीक, माइनस 2 मोल बॉन्ड एनर्जी किसका, OH बॉन्ड का। ठीक, अब यहां पर इसको कट कर लो, तो यहां पर आपका आ जाएगा 246। अब सबको ऐड कर लो, तो यहां पर देखो 433 इंटू 246, तो यहाँ 9, यहाँ 7 और यहाँ 6। ठीक, अब ये वैल्यू इधर आएगी तो ये भी क्या ऐड हो जाएगी, तो इसमें 249 और ऐड कर देता हूं, यहाँ 8, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर 9, हमारा कितना हो जाएगा बेटा -9 और इधर हो जाएगा -2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड, माइनस से माइनस। अब 2 से इसको डिवाइड कर देता हूं, तो बॉन्ड एनर्जी OH बॉन्ड की कितनी आ गई बेटा 9 डिवाइडेड बाय बोलो 2, तो यहां पर क्या ये 4 और इसको क्या हम 46 से डिवाइड कर दें, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 464 किलो जूल मोल इनवर्स, जो कि मुझे ए ऑप्शन में एकदम करेक्ट नजर आ रहा है। क्लियर, तो इस तरीके से यहां पर हमको OH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी काउंट करना था। 58 देखें, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 solution is mixed with 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 m QH solution. Find the value of evolved heat. हमको यहाँ पर उदासीनीकरण की ऊष्मा क्या ज्ञात करना है एक स्ट्रॉन्ग एसिड बेस की रिएक्शन पर। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हमको 1 मोल का दिया है, हमको दी गई रिएक्शन के मोल के लिए ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले कितना मोल रिएक्ट कर रहा है ये देखते हैं हम। तो यहाँ पर H2SO4, यहाँ पर रिएक्शन के लिए क्या QH। अब हमको यहाँ पर मोल निकालना है, तो मोल कैसे निकालते हैं, मोलरता NB अपॉन, अगर वॉल्यूम ml में है तो 1000, यहाँ पर मोलरता देखो 0.1, यहाँ पर ml में वैल्यू कितना है 200 डिवाइडेड बाय बोलो 1000, और यहाँ पर NB, यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 0.2 NB पर हमारे पास H2SO4 से कितना H प्लस आता है बेटा 2, तो 2 का और इंटू करेंगे तो इसका नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख 0.04 मोल, ये हमारा क्या H2SO4 का
मोल है, तो यहाँ पर 0.04 मोल। अब KOH का भी देखो इसी तरीके से, तो KOH के लिए क्या फिर से हमने 0.2 इंटू बोलो कितना बेटा 150 अपॉन में बोलो बेटा कितना 1000, यहाँ पर 0 से 0, ये कितना हो गया ऊपर चेक करो, तो ये हमारा क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाय बोलो 100, इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 0.03, यहाँ पर इसका मोल कितना है 0.03। अब ये हमारा रिएक्शन का क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, ये हमारा क्या है एक्सेस रिएजेंट, हमारा क्या 0.3 से 0.3 मोल का ही रिएक्शन का न्यूट्रलाइजेशन आएगा। तो एक मोल पर कितना बेटा, एक मोल पर हमारा एनर्जी बोलो कितना निकलता है -50.72, तो इतने मोल का हम निकाल लेते हैं, -50.7 इंटू 2 का इंटू करा दो किससे 0.03 से, कैलकुलेट कर लो, तो इसका कैलकुलेट वैल्यू कितना आ जाएगा 1.7 किलो जूल। इतना हमको इन दोनों एसिड बेस की रिएक्शन पर न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी आएगा। अगला देख, अगला हमारे पास एक अभिक्रिया दी गई है जिसका 27 डिग्री सेल्सियस पर QP अर्थात डेल्टा H का वैल्यू दिया है और QV अर्थात डेल्टा U पूछा है। और सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है, देखो QP मतलब डेल्टा H का कितना वैल्यू -28 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, ठीक है। हमसे QV पूछा है, QV मतलब डेल्टा U या डेल्टा E का वैल्यू क्या यहाँ से पूछा जा रहा है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर डेल्टा U, तो डेल्टा H माइनस बोलो डेल्टा NG क्या RT करने वाले हैं। अब यहाँ पर डेल्टा H का वैल्यू पुट कर दो -28। अब आपका डेल्टा NG रिएक्शन से देखो, इधर प्रोडक्ट में एक ही क्या हमारा गैसियस मोल है, सॉलिड का हम नहीं लेंगे, तो डेल्टा NG क्या हो जाएगा 1 - 0 1, तो यहाँ पर 1, R कैलोरी में रखना है 2 डिवाइडेड बाय बोलो 1000, ताप कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको हम क्या 300 कहेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 0 से 2 0, यहाँ से 6 को आप डिवाइड कर दो 10 से, तो 0.6 आ जाएगा, 0.6 तो 28 यहाँ पर -0.6 दोनों को जोड़ दो, आंसर विल बी 28.6, 28.6 मेरा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C3O2 Mg2C3 आर रिस्पेक्टिवली, तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं या एज अ स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हैं। कार्बन का पूछा है, ऑक्सीजन का -2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 3x प्लस -2 इंटू 2 इक्वल टू बोलो 0, तो 3x बराबर +4, x बराबर बोलो बेटा +4/3, ये आ गया क्या C3O2 में हमारा कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमको किसमें पूछ रहा है Mg2, बोलो बेटा किसमें C3 में, Mg का +2 होता है, +2 इंटू 2, यहाँ पर क्या 3x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 3x बराबर -4, x बराबर -4/3, तो ये हमारा क्या इस कार्बन का आ गया। हमको अब यहाँ पर पहले कार्बन पर +4/3, दूसरे कार्बन पर -4/3, आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन रिएक्शन इज, दी गई अभिक्रिया में x व y के मान, तो यहाँ पर रिएक्शन है XMnO4 माइनस और यहाँ पर A NH3 और Y दिया है NO3 माइनस और हमारे पास B है MnO2, चेंज निकालो XY मिल जाएगा। यहाँ पर हम Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या +7, यहाँ पर N का क्या बेटा -3, इस N के लिए देख बेटा +5, इस Mn के लिए बोल +4, चेंज देखो 7 से 4, 3 का एक ही व्यक्ति है 3 का, यहाँ से देखो चेंज 8 का एक ही व्यक्ति है 8 का, तो 8 का
गुणा हमको x टर्म में करना है और 3 का क्या y वाली टर्म में। ठीक, तो हमारा क्या आंसर आ चुका है, x क्या हो जाएगा इसके लिए 8 और हमारे पास y क्या हो जाएगा 3, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या एक मैच द कॉलम है, दिए गए स्टार एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर निकालकर सही मैच करना है। तो आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, क्या ये परऑक्सो का लिंकेज का एक एक्सेप्शन है। ठीक, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या कुछ इस तरीके से हमने कक्षा के अंदर पढ़ रखा है बेटा। इसमें क्या परऑक्साइड लिंकेज है जिसको ध्यान में रखकर क्या काम करना है। अब आप एक सल्फर पर क्या इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक सल्फर के ऊपर क्या +6 का यहाँ पर चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक, तो इसका सही मिलाव क्या आर में है, उसके हिसाब से 2 ही आंसर सही होने की संभावना है, बट इसको पूरा मिलाएं। यहाँ पर K3CrO8 इसका स्ट्रक्चर भी हमने बनाया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या इसके लिए हमने बहुत सारी लिंकेज को पढ़ रखा है। इसमें कुछ इस तरीके का हम लोगों ने यहाँ पर क्या इसका स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें 4 हमारा पर ऑक्सी लिंकेज है और पर ऑक्सी लिंकेज निकालने का क्या मैंने एक ट्रिक भी आपको दिया है कि आपको चेक करना है कि अगर आपका ऑक्सीडेशन एटम का उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा आ रहा है तो वहां पर परऑक्सी लिंकेज है। और उसको कैसे निकालना है, जो भी आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है उसको माइनस करना है उसके ग्रुप नंबर से, उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से। और अगर सिंगल हमारा सेंट्रल एटम है तो डिवाइडेड बाय 2 करके परऑक्साइड लिंकेज निकालना है, जिससे हमको पता चल जाएगा कितना ऑक्सीजन -1 वाला और कितना -2। और अगर सेंट्रल एटम 2 है तो सीधा हमको क्या करना है, एवरेज को मैक्सिमम से माइनस करना है। तो इस तरीके से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्रोमियम का देख पा रहे हैं कितना है, +5 तो इसका करेक्ट पी हो रहा है। FeCO5 में Fe का 0 हो रहा है और यहाँ पर HClO4 में क्या +7 हो रहा है। अब इसको देखेंगे आप तो A का सही मिलाव R और B का सही मिलाव B का सही P है, मतलब इसका करेक्ट आंसर आपका D होगा। करेक्ट ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा, D। 63 हमारे पास जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन विल बी रिक्वायर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम। हमको दिए गए सेल से नेक्स्ट सेल के लिए कहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एक हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन एटम की हमारे पास क्या कुछ सेल है जिनकी एनर्जी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, E1, E2, E3, E4 एंड E5। यहाँ पर मैं देखता हूँ फर्स्ट सेल के लिए -30.6, -3.4, -1.51, यहाँ पर -0.84 और यहाँ पर 0.54। ठीक, अब हम फर्स्ट से सेकंड की ओर मूव करा रहे हैं तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है क्या बेटा, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा E बराबर E फाइनल माइनस E इनिशियल। जहां हम उसको ले जाना चाहते हैं उस ऑर्बिटल का हमारा, उस ऑर्बिट का हमारा एनर्जी माइनस जहां से हमने निकाला है उस सेल का, उस ऑर्बिट का एनर्जी। तो यहां पर अगर हम फर्स्ट के लिए देखें तो यहाँ -3.4 -13.6 कैलकुलेट करोगे 10.2, क्या इतना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी देना पड़ेगा। अब हम अगला देखें तो 2 से 3 के लिए हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा -1.51 -3.4, इसको -1.51 +3.4 कैलकुलेट कर लो, क्या आ जाएगा 1.89 एनर्जी देना पड़ेगा। अगला देखें, अगला तो
हम अनंत से एक में ला रहे हैं, एनर्जी देना नहीं बल्कि एनर्जी रिलीज होगी, तो ये वाला ऑप्शन तो हट गया। 325 देख लो, 325 325 0.54 प्लस कर देता हूं 1.51, तो हमारा ये अराउंड कितना आ जाएगा 1.96 1.96। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कब रिक्वायर हो रही है, जब मैं हाइड्रोजन एटम का पहली सेल से इलेक्ट्रॉन निकाल कर क्या सेकंड सेल में ला रहा हूं, मतलब इसका करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया के लिए सही मध्यवर्ती एवं उत्पाद बताएं। तो ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन चैप्टर से एक बहुत फेमस रिएक्शन, जहां पर हम क्या मरकरी सल्फेट तनु H2SO4 की उपस्थिति में टर्मिनल अल्काइन पर जलयोग चाहते हैं, तो मार्कोनिकॉफ रूल से क्या हम इस जलयोग को संपन्न करते हैं। ठीक यहाँ पर हम लोग क्या OH को उस ट्रिपल बॉन्डेड या उस असंतृप्त कार्बन पर लगाएंगे जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन क्या जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां जाएगा। ये हमारा क्या इनॉल फॉर्म हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड और OH क्या इनॉल है। अब इनॉल के साथ क्या हमको टाटोमरिज्म चलाव्यवता मिलती है, H यहाँ पाई यहाँ, तो क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और बोलो CH3। तो ये इसका मध्यवर्ती इंटरमीडिएट और ये इसका प्रोडक्ट, देख लो किस ऑप्शन से मैच खा रहा है। हम अगर इस ऑप्शन को देखें तो ये हमको क्या एकदम डी में करेक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट इंक्रीजिंग CO बॉन्ड लेंथ ऑर्डर इन CO, CO3 2- और CO2। ठीक है, बॉन्ड लेंथ पूछा है, हमको बॉन्ड ऑर्डर क्या मालूम है भाई। CO के लिए हमारे पास क्या 2 कोवेलेंट एक कोऑर्डिनेट, CO2 के अंदर हमारे पास क्या डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन, और कार्बोनेट के लिए बेटा हम लोग क्या रेजोनेंस का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और फिर हमने इसका बॉन्ड लेंथ निकाला था जो कि हमारे पास 1.33 आया था, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। अब हमारा एक रिलेशन है बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली बॉन्ड लेंथ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा कम। तो यहाँ पर सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसके अंदर, CO के अंदर, इससे ज्यादा बेटा क्या CO2, और सबसे ज्यादा क्या CO3 2-। ये है हमारा क्या बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा CO3 फिर CO2 फिर CO, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू द कन्फर्मर्स ऑफ एथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, एथेन के संरूपणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमारे पास बेटा एथेन का क्या कमरे के ताप पर अनंत संरूपी समावयव बनता है, जिसका हम लोगों ने क्या 2 महत्वपूर्ण संरूपण समावयव जो देखा है, क्या वो कुछ इस तरह से देखा है। हमारे पास एक तो ग्रसित होता है और एक होता है यहाँ पर संतरित, है ना। जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बहुत क्लोज हो तो ग्रसित, और यही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा कहाँ चला जाए बेटा, दूरी पर, कहाँ पर, दूरी पर। तो इस तरह से हमारे पास जो फॉर्म होता है कन्फर्मर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक जो पास पास है उसके लिए ग्रसित, और जहां पर क्या दूरी अधिक है उसको क्या बोलते हैं, संतरित। ठीक, अब मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूं उसको समझें। हमारा जो प्रश्न है उसको देखें, तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि एथेन के संरूपणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, आबंध कोण अपरिवर्तित जबकि आबंध लंबाई परिवर्तित। तो यहाँ जो ये जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है इसमें कहीं कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, और ना ही इसके एंगल में कोई चेंज आता है, केवल इन दोनों कार्बन के बीच क्या हमारे डाइहाइड्रल एंगल में चेंज आता है, ना कि इस कार्बन के चारों बॉन्ड में या इस कार्बन के चारों बॉन्ड में। ये अपना टेट्राहेड्रल 109
डिग्री 28 मिनट पर ही रहता है। केवल कार्बन कार्बन का जो एंगल है क्या वो चेंज होता है, ना तो कार्बन का बॉन्ड लेंथ चेंज होता है, ना ही यहाँ पर बॉन्ड एंगल चेंज होता है, केवल डाइहाइड्रल एंगल चेंज होता है। तो उसके आधार पर हम अपने इस प्रश्न के लिए जो सही ऑप्शन है वो चुन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आबंध कोण परिवर्तित होता है जबकि आबंध लंबाई अपरिवर्तित, जबकि हमारा आंसर क्या है, दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। आबंध कोण आबंध लंबाई दोनों ही परिवर्तित होते हैं, ये भी गलत है। आबंध कोण आबंध लंबाई दोनों अपरिवर्तित रहते हैं, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज राइट ऑप्शन, हमको सही कथन चुनना है। तो हमारे पास जो पहला पेयर है इसमें हमको लुईस बेस की स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया है, ये सही है गलत है हमको देखना है। तो बेटा हमारे पास F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस में बात की जाए तो जिसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा क्या वो अपना लोन पेयर इजीली अवेलेबल कराएगा। तो हम जैसे जैसे ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा, मतलब हमारे पास बड़े साइज एटम से आसानी से लोन पेयर डोनेट नहीं मिलेगा। उस हिसाब से अगर इन चारों में सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी हमको किसी के पास दिख रही है तो वो F माइनस है, मतलब हमारा F माइनस जो है वो एक अच्छा लुईस बेस है। तो इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा, F माइनस का, क्या लोन पेयर आसानी से अवेलेबल होगा इन चारों में, उसके बाद Cl माइनस, उसके बाद Br माइनस, उसके बाद I माइनस, ये इसका क्या बेसिक स्ट्रेंथ है जो कि हमारे दिए गए ऑप्शन में क्या गलत तरीके से दिया, मतलब वह सही ऑप्शन नहीं है। अगला देखें तो हमको मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर का ऑर्डर मिला है जिसको चेक करना है सही है या नहीं है। ठीक देखें तो हम सबसे पहला मॉलिक्यूल क्या है बेटा, ClF3। तो अगर मैं ClF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो 3 फ्लोरीन का क्या क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड है और क्लोरीन के पास क्या अपने 2 लोन पेयर रिमेनिंग है। हर फ्लोरीन के पास कितना लोन पेयर होता है बेटा, 3, इसके हिसाब से काउंट कर लीजिए, यहां से 2 3 5 5 3 8 8 और 3 11। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल का टोटल लोन पेयर कितना हो गया, 11। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट के लिए हमारे पास क्या एक CO4 है। अब जिनोन से चारों ऑक्सीजन 4 इस तरीके से डबल बॉन्ड बनाकर जुड़े हुए हैं जिससे जिनोन पर कोई लोन पेयर नहीं, पर प्रत्येक ऑक्सीजन पर क्या 2 लोन पेयर है। इसके हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल 8 लोन पेयर इस मॉलिक्यूल के लिए आ रही है, 2 4 6 और 8। अब हम XCF6 की बात करते हैं तो XCF6 में हमारे पास यहाँ पर क्या जिनोन के साथ इस तरीके से 6 फ्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं। क्लियर बेटा। अब यहाँ पर एक लोन पेयर क्या इस जिनोन का भी है, तो हर फ्लोरीन के पास कितना लोन पेयर है, 3। तो 3 के हिसाब से 6 फ्लोरीन का 18 और एक जिनोन का यहाँ पर क्या हमारा 19 लोन पेयर इस पूरे मॉलिक्यूल के लिए हो रहा है। अब हम अगर बात करते हैं BrF5 की तो ब्रोमीन हमारा सेंट्रल एटम है, यहाँ पर ब्रोमीन से 5 फ्लोरीन एटम अटैच्ड हैं। हर फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर काउंट करें और ब्रोमीन का 1 लोन पेयर काउंट करें तो यहाँ पर हमारा 16 लोन पेयर 16 लोन पेयर क्या होने वाला है। अब हमारा ऑर्डर क्या इस अरेंज में है नहीं है चेक करें तो ClF3 का 11, फिर हमारा क्या XCO4 का 8 जो कि ऑर्डर क्या गलत हो रहा है, मतलब हमारा B और A दोनों ही जो ऑर्डर दिए गए हैं वो गलत हैं। अगला देखें तो यहाँ पर C ऑप्शन में BF3 का बॉन्ड एंगल BCl3 से ज्यादा बताया जा रहा है, BCl3 का BBr3 से और BI3। तो ये भी ऑर्डर क्या है गलत, क्योंकि हमारा सेंट्रल एटम क्या सेम और नो लोन पेयर और सारे टर्मिनल एटम कैसे हो,
यहाँ पर उस सेंट्रल एटम के लिए समान, तो वहां पर सभी का बॉन्ड एंगल क्या एक जैसा बनेगा। क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझो। हमारे पास सेंट्रल एटम के साथ कोई लोन पेयर नहीं हो और इससे जुड़े हुए सारे टर्मिनल एटम क्या हो, सेम हो, कैसा भी साइज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एटम क्या सेम हो, तो सभी का बॉन्ड एंगल क्या सेम होता है। तो यहाँ पर BCl3 का सभी जगह बॉन्ड एंगल 120 है। इसी तरह BF3 का भी रहेगा, BBr3 का भी रहेगा और BI3 का भी रहेगा। मतलब हमें टर्मिनल एटम सेम और सेंट्रल एटम पर लोन पेयर 0 आने पर हमको सभी टर्मिनल एटम किसी भी टाइप के हो वहां पर एक मॉलिक्यूल के ऊपर बॉन्ड एंगल सेम मिलेगा। तो यहाँ पर ये ऑर्डर भी क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। अब हमारा इस हिसाब से देखो डी ऑप्शन में BF3 का बॉन्ड एंगल, BCl3, BBr3, BI3 सबका सेम है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो रहा है बेटा, डी। अगला देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट को पहचान कर क्या उसका करेक्ट ऑर्डर ऑप्शन से देखना है। आइए एक एक स्टेटमेंट को हम देखते हैं। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डेट गेट हाइब्रिडाइज। बिल्कुल, जितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा संकरण में उतना ही क्या हमारा संकरित कक्षक बनेगा। बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखें, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। बिल्कुल, जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है क्या वो एनर्जी और शेप से सेम होते हैं। बिल्कुल, जैसे ये दो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिनका एनर्जी और क्या शेप सेम होगा। बिल्कुल। अगला देखें, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। तो बिल्कुल, अगर हम बात करें तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या हम ओवरलैपिंग कर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, वही अगर हमारा प्योर ऑर्बिटल है और प्योर ऑर्बिटल से हम बॉन्ड बनाते हैं तो क्या हमारा पाई बॉन्ड बनता है। तो हमारा ओवरलैपिंग जो कैपेसिटी है क्या वो हाइब्रिड के लिए ज्यादा है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है। तो यह स्टेटमेंट भी अपने आप में क्या एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो दी गई तीनों ही स्टेटमेंट क्या हमारा ट्रू है, इसलिए इसका ऑप्शन अगर हम चारों ऑप्शन में चेक करें तो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट म्यू नॉट इक्वल टू 0। निम्न में से कौन सी स्पीसीज का म्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर बेंजीन के साथ पैरा पोजीशन पर कुछ ग्रुप दिए गए हैं। अगर मैं इस बॉन्ड के लिए डाइपोल देखूं तो क्या उसका डायरेक्शन क्लोरीन की ओर होगा, और ये दोनों क्या एक दूसरे के एकदम अपोजिट है। तो यहाँ डाइपोल कैंसल आउट होकर म्यू कितना आ जाएगा, 0। अब सेम क्या साइनाइड के केस में भी होगा, इसका डाइपोल क्या इस तरीके से, इसका डाइपोल क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पर डाइपोल कंप्लीटली कैंसल आउट हो जाएगा और म्यू आ जाएगा 0। बट ये दो स्पेशल केस है, इसको ध्यान से देखिएगा, हमने कक्षा के अंदर भी बात कर रखी है। यहाँ पर ये हमारे पास फिनॉल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का भी अपना क्या डाइपोल होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का भी क्या होता है डाइपोल। यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका डाइपोल डायरेक्शन ये। अब ये डाइपोल क्या कैंसल आउट नहीं हो रहा है क्योंकि ये इससे अपोजिट रखा गया है, इसलिए यहाँ पर म्यू नॉट इक्वल टू क्या 0 आएगा। और सेम यही का यही क्या हमारे पास इस तरीके से थायोल के अंदर भी आएगा। यहाँ पर SH और अगर यहाँ पर SH है तो इसका क्या अपना डाइपोल होगा जो कैंसल आउट नहीं होगा। मतलब 3 and 4th म्यू नॉट इक्वल टू क्या हमारा 0 होने वाला है। तो इसका एकदम करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट ऑल काइंड ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट। निम्नलिखित में से किसमें आयनिक सहसंयोजक तथा उपसहसंयोजक सभी प्रकार के बंध पाए जाते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम इस सेकंड ऑप्शन को देखें तो थोड़ा सा इसमें प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर NH4Cl है। अब यहाँ एक मेटल एक नॉन मेटल, तो बिल्कुल बहुत आसान है, ये आयोनिक बॉन्ड है, आयनिक बंध है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहता हूँ C6H6 की, तो यहाँ पर सारे बॉन्ड कैसे हैं बेटा, सहसंयोजी कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ है। हर कार्बन का कार्बन से क्या ओवरलैपिंग कर अपना बॉन्ड फॉर्म किया गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसका बेटा, NH4Cl का स्ट्रक्चर का, तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो हमारे पास सबसे पहले क्या इन 3 हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की शेयरिंग कर ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब इस एक हाइड्रोजन के पास क्या अपना एक इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसके साथ ये क्या इक्वल शेयरिंग नहीं कर सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन का पहले क्या डोनेट किया जाता है, किस पर बेटा, क्लोरीन पर। जिससे यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस कंपाउंड के ऊपर क्या हम यहाँ पर पॉजिटिव लिख देते हैं, क्योंकि ये 4 में से कोई भी एक हाइड्रोजन हो सकता है। और यहाँ पर हमारा जो क्लोरीन है, क्या वो इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ अपना नेगेटिव और अपना आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। अब इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब देखें तो यहाँ पर NH4 प्लस Cl माइनस एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 3 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट और एक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब यहाँ पर तीनों तरह का बॉन्ड अवेलेबल है। अगर मैं बात करता हूँ NH3 और BF3 की, तो यहाँ पर हमको 2 तरह का बॉन्ड दिख रहा है बेटा। अगर अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का देखें तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, बट ये BF3 के साथ क्या अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है, तीनों बॉन्ड फॉर्म करे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है, बी। अगला हमारे पास करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु का सही घटता हुआ क्रम, ठीक। तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के लिए पढ़े हैं कि सबसे पहले वहां पर क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करिए, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड अब्सेंट है तो वहां पर क्या हम मॉलिक्यूलर मास अणुभार क्या देखकर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर HF, HCl, HBr और HI है, ठीक बेटा। तो यहाँ पर HF के लिए क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मॉलिक्यूल के अंदर, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इन तीनों कंपाउंड में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड अब्सेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, अनुपस्थित है। इस स्थिति पर क्या हम बॉइलिंग पॉइंट को समानुपाती मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका, HF का। इन तीनों में बात करें तो HI का। तो ऑर्डर क्या बन गया बेटा, फाइनली HF सबसे ज्यादा, देन HI, देन HBr, देन HCl, ठीक है। ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर होता है। तो चेक कर लीजिए इसका करेक्ट ऑर्डर क्या हमारा डी ऑप्शन से मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट एग्जिस्ट, कौन सी प्रजाति नहीं पाई जाती। बहुत शानदार, यहाँ पर NCl5, तो भाई हमारा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, 1s2, 2s2, 2p3। तो यहाँ p पर क्या 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास कोई d ऑर्बिटल नहीं है। तो यहाँ पर d कक्षक कैसा है बेटा, नाइट्रोजन के लिए अनुपस्थित। तो ये अपना मैक्सिमम वैलेंसी कितना, 3 शो करेगा। तो यहाँ पर NCl5 का कोई चांस नहीं है। अगला देखें तो हमारे पास क्या है, PH5। तो हमने यहाँ पर एक रूल पढ़ा है, बेंट रूल, जहां पर हमने कहा कि ऐसा एटम जिनका क्या हाइब्रिडाइजेशन में d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, क्या पार्टिसिपेट करता है, d ऑर्बिटल। तो यहाँ पर हमारा जो टर्मिनल एटम के साथ कंपाउंड तभी बनेगा जब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
2.5 से क्या हो, ग्रेटर देन। ठीक, हमारे पास ऐसा कोई भी सेंट्रल एटम जिसका क्या हाइब्रिडाइजेशन डी ऑर्बिटल के साथ आ रहा हो, उसके टर्मिनल एटम के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या 2.5 से ज्यादा मिलना चाहिए, तभी क्या वो उस टर्मिनल एटम के साथ अपना कंपाउंड फॉर्म करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारा फास्फोरस का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो क्या sp3d हो रहा है, क्लियर। अब यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूं तो कितना हो रहा है बेटा, 2.1। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगला देखें यहाँ पर Si Si2-, यहाँ पर हमारा SiCl2 का डाइमर बनता है। SiCl2 का क्या बनता है, डाइमर। SiCl6 2- हमारा पॉसिबल कंपाउंड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सभी। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट ABCD आर गिवन बिलो। 4 तत्व ABCD के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं, हमको इनका आयोनाइजेशन एनर्जी का सही ऑर्डर लिखना है। तो बेटा ए देखें तो ए का कॉन्फ़िगरेशन क्या बोल रहा है, 1s2 2s2 2p3, लाइक 7 इलेक्ट्रॉन मतलब नाइट्रोजन, क्या हमारा 7 का कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। अगला देखें तो बी जो एटम के लिए कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 और बोलो 2p4, क्या ये 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन O8 का कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। अगला सी ऑप्शन के लिए देखें बेटा तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, 11 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मतलब सोडियम 11 के लिए दिख रहा है। लास्ट अगर मैं देखूं तो यहाँ पर डी एटम के लिए 1s2 2s2 और यहाँ पर 2p5 मतलब 9 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हमारा फ्लोरीन का केस हो रहा है। अब इन चारों में अगर बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो साइज से देखूं तो ये सोडियम, और सोडियम क्या मेटल है, तो सबसे कम आयोनाइजेशन क्या सी के लिए। अब बचे 3 में बात करूं तो हम अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन में बात करते हैं तो ऑक्सीजन का क्या आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की तुलना में कम होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है जो कि ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को रखते हैं। देन लास्ट वन क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। तो ये हमारे पास क्या इसका करेक्ट आयोनाइजेशन क्या एनर्जी ऑर्डर होता है। ठीक, फ्लोरीन हमारा बेटा कहां पर है, तो फ्लोरीन हमारा डी के लिए है, नाइट्रोजन कहाँ है, ए के लिए, ऑक्सीजन कहाँ है, बी के लिए, और हमारे पास यहाँ पर अगर सोडियम की बात करूं तो कहां पर है सोडियम, हमारा सी के लिए। तो सही ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम सी, फिर बी, फिर ए और फिर डी। करेक्ट आंसर इस क्या हो जाएगा, सी। अगला देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास एक ब्लॉक दिया है जिसमें हमको 42 क्रमांक इलेक्ट्रॉन के बाद क्रमांक क्या होगा देखना है। तो सबसे पहले तो बेटा 42 क्रमांक किस ग्रुप का और किस ब्लॉक का उसको देखते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रहा है इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, क्लियर। यहाँ पर 5s2 और 4p6। अब हमारा 4d क्या हो रहा है, 4, ये 42 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारा क्या डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट है तो अब इसका हम सबसे पहले ग्रुप नंबर देख लें। तो यहाँ एस और डी का इलेक्ट्रॉन जोड़ लो तो 2 + 4, ये 6 ग्रुप का मेंबर्ड है, और 6 ग्रुप के लिए मैजिक नंबर होता है 18 32 32, 18 32 32, क्लियर। मतलब यहाँ पर हमको नेक्स्ट एटॉमिक नंबर के लिए क्या 32 ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं 42 के साथ 32 ऐड करता हूं तो इसका नेक्स्ट क्रमांक क्या 74 आने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 74। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन
हमारे पास एक गैस का बाहरी नियत दाब 520 टॉर्क के प्रभाव में 377 ml से 177 ml तक संपीड़ित होता है तथा साथ ही इसमें 124 जूल ऊष्मा उत्सर्जित होती है। प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इस एक्सटर्नल प्रेशर को क्या एटीएम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है हमारा 1520 को मैं 760 से डिवाइड करना चाहता हूं, तो एक्सटर्नल प्रेशर विल बी 2 एटीएम। ठीक, अब हम यहाँ पर डेल्टा वी काउंट कर लेते हैं। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ पर V2 माइनस V1, तो यहाँ पर आप V2 देखें तो 177 ml और माइनस यहाँ पर 377 ml। अब यहाँ पर देख बेटा तो यहाँ पर माइनस 200 ml आ रहा है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा माइनस 0.2 लीटर। ठीक, अब मेरे पास डेल्टा वी पी एक्सटर्नल आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला लगाता हूँ, डेल्टा यू क्यू प्लस बोलो क्या डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या बोला गया है कि 124 जूल ऊष्मा का क्या हुआ है उत्सर्जन। तो जो भी एनर्जी क्या हम यहाँ पर देखें निकालेंगे क्या वो नेगेटिव होगा, तो यहाँ माइनस 124 जूल आ जाएगा। अब इस पर हमने संपीड़न मतलब क्या सिस्टम पर कार्य हुआ है तो क्या ये हमारा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लगाने वाले हैं, ये पी एक्सटर्नल डेल्टा वी करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों का वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस 24 यहाँ पर जूल प्लस यहाँ पर देखें तो अब हमको यहाँ पर इसको जूल में भी कन्वर्ट करना, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर 2 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 0.2 इंटू 101.3 क्या जूल। ठीक है, इसको आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा माइनस 83.48 जूल। क्लियर, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है क्या दिया गया है, सत्य कथन का चयन करो। अब सोडियम का फर्स्ट आईपी मैग्नीशियम से कम होता है। बिल्कुल, हमारे पास अगर सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक, अब मैग्नीशियम की बात करें तो 12 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसका आईपी फर्स्ट वैल्यू जो है क्या इस 3s1 की तुलना में सोडियम से क्या ज्यादा होगा। बट अगर हम इसके सेकेंड आईपी की बात करें तो अब यहाँ 2p6 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया है जो कि यहाँ क्या 3s1 से जाएगा। तो अब हम IP2 का कंपेयर दोनों के लिए करें तो IP2 क्या सोडियम का हमारा ज्यादा होगा। ठीक, तो हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, सोडियम का आईपी फर्स्ट मैग्नीशियम से कम होता है लेकिन सोडियम का IP2 मैग्नीशियम से अधिक होता है। अब सोडियम का घनत्व पोटेशियम से अधिक होता है, तो भाई नीचे जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, बिल्कुल सही है। थर्ड देखें तो लिथियम आवर्त सारणी में प्रबलतम अपचायक होता है जलीय अवस्था में, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लिथियम क्या अपना प्रबल रिड्यूसिंग नेचर शो करता है एक्वस सॉल्यूशन में। अब यही चीज क्या सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में सीजियम हो जाता है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या सभी होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 ब्रोमोपेंटेन से पेंट 2n बनने
बनने के लिए उपयुक्त विलोपन अभिक्रिया है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 2 ब्रोमो पेंटेन दिया है, तो यहाँ पर 2 ब्रोमो पेंटेन का क्या कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है। अब हमको इससे पेंट 2 इन मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हम एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में बी हाइड्रोहेलोजनीकरण कराते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या अल्फा बीटा विलोपन होता है। ये हमारा किस तरह का रिएक्शन है, अल्फा बीटा विलोपन, क्या ये हमारा जनरली बीटा विलोपन रिएक्शन होता है, और जो कि क्या E2 मैकेनिज्म से कंप्लीट होता है। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल एल्कीन हमारा कौन सा, यहाँ हमारा दो तरह का एल्कीन फॉर्म होता है, एक होता है 2 ब्यूटीन और एक होता है बेटा 1 ब्यूटीन। इसमें ज्यादा स्टेबल एल्कीन क्या हमारा 2 ब्यूटीन होता है, जो कि सेडजेफ रूल से आता है। ठीक, यहाँ पर वह एल्कीन ज्यादा स्टेबल है जिसका डबल बॉन्ड पर ज्यादा अल्काइल ग्रुप हो, अर्थात सेडजेफ रूल से बना हो। तो अब इस क्वेश्चन के लिए क्या क्या सही हो सकता है, तो ये एक बीटा विलोपन अभिक्रिया है, बिल्कुल बीटा विलोपन अभिक्रिया है। सेडजेफ के नियम का पालन करता है, बिल्कुल इस रिएक्टेंट से यह प्रोडक्ट का बनना क्या सेडजेफ रूल का पालन करता है। बी हाइड्रोहेलोजनीकरण, इसमें क्या अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन दोनों को क्या हटाया जा रहा है, मतलब ये बी हाइड्रोहेलोजनीकरण। तीनों ही एबीसी पॉइंट अब तक सही है। निर्जलीकरण अभिक्रिया नहीं, डी वाला पॉइंट हमारा इस रिएक्शन के लिए सही नहीं है। मतलब तीन हमारा ए बी सी जिस ऑप्शन के साथ दिया गया है क्या वही आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो रहा है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द 5d ऑर्बिटल आर designed as dxy dyz dzx dx square minus y square and dz वर्ग, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, क्या क्या दिया है पढ़ लेते हैं। कथन को सही डी कक्षकों के लिए हमको चयन करना। प्रथम 3 कक्षक आकृति समान परंतु चौथे और 5वें कक्षक की आकृति हमारे पास भिन्न होती है। यह स्टेटमेंट हमारा क्या गलत हो रहा है। अगर मैं बात करना चाहता हूं डी के, क्या हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं जिनको हमने क्या कुछ इस तरीके से नाम दिए हैं, dxy dyz dz स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर और dxz। अब हमारा 3 इसमें से जो है क्या अलोंग द एक्सिस बनता है, ये x और क्या हो गया y, और यहां पर ये हो गया yz, ये हमारा अलोंग द एक्सिस बनता है। यहां पर ये देखिए ये बन गया हमारा क्या y, यहां पर एक हो गया xy, एक हो गया हमारा yz और एक हो गया हमारा xz। ठीक है, ये xz। ठीक, अब यहां पर दो बनते हैं हमारा बिटवीन द एक्सेस, एक हमारा dx स्क्वायर y स्क्वायर और एक हो गया हमारा यहाँ पर dz स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें तो ये एक्सेस के बीच में और ये एक्सेस पर बना है, इससे उसके शेप पर कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर हमारा 4 ऑर्बिटल क्या डबल डंबल शेप में है, बट हमारा 5वां जो डी ऑर्बिटल है वो डॉटनेट स्ट्रक्चर में होता है। हमको यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने डी कक्षक हमारा क्या यहाँ पर सेम आकृति को बनाता है या सेम आकृति को दर्शाता है। तो हमारे इसमें 4 ऑर्बिटल हो जाएंगे जो सेम आकृति को दर्शाते हैं। तो क्या हम इसका आंसर देखें तो प्रथम 4 कक्षकों की आकृति समान परंतु 5वें कक्षक की आकृति क्या होती है, भिन्न, क्योंकि 4 इसमें डबल डंबल शेप में है और एक डॉटनट स्ट्रक्चर में है। तो देखें अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमको 2 रिएक्शन दी गई है। अब इसमें हमको कहा जा रहा है द एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। बहुत सही, तो अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर स्थिर दाब पर क्या मिलाता हूं बेटा, अक्रिय गैस, तो हमारा रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगा
जिधर गैस के लिए नंबर ऑफ मोल क्या हो ज्यादा, स्थिर दाब पर अक्रिय गैस मिलाने पर क्या हमारा आयतन का प्रभाव लागू हो जाएगा। तो साम्य साम्य किस दिशा में, उस दिशा में अग्रसर होगा, साम्य उस दिशा में अग्रसर होगा, अग्रसर होगा जिधर गैसीय मोल ज्यादा हो, जिधर गैसीय मोल क्या हो बेटा, अधिक हो। तो अब आप चेक कीजिए, यहां पर हम दोनों तरफ मोल की बात करें तो इधर 1, इधर दोनों गैसियस हैं, टोटल करो 2, इधर देखो 1, इधर करो 2, मतलब दोनों ही रिएक्शन के लिए अगर मैं इनर्ट गैस मिलाता हूं तो दोनों ही रिएक्शन क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब रिएक्टेंट का वियोजन डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट का डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर ए आंसर एकदम करेक्ट हमको मिल रहा है। TCl5 तथा N2O4 का वियोजन बढ़ जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, pH ऑफ वाटर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब हम जल के लिए ताप बढ़ाते हैं तो जल के अंदर H प्लस OH माइनस दोनों का डिसोसिएशन बढ़ जाता है, जिससे जल का आयनिक गुणनफल Kw आयनिक प्रोडक्ट क्या बढ़ जाता है, किंतु जल का pH POH कम हो जाता है, जल का pKw भी कम हो जाता है। मतलब हमारा कथन यहाँ पर क्या गलत हो रहा है, हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे तो पीएच वैल्यू वाटर के लिए कम हो जाएगा, बट हाँ उसका नेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही आयन क्या सेम कंसंट्रेशन से ताप के साथ चेंज होते हैं। अब कारण देखें यहाँ पर, तो कारण क्या कह रहा है, जल का H प्लस तथा OH आयन का वियोजन एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। बिल्कुल, हमारा जितना ज्यादा हम क्या ताप बढ़ाते हैं जल का डिसोसिएशन उतना ज्यादा होता है, मतलब हमारा इसका डिसोसिएशन एक कैसा रिएक्शन है, ऊष्मा शोषी। ये बिल्कुल हमारा क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आइए क्वेश्चन का आंसर चुने। तो कथन यहाँ पर असत्य है परंतु कारण कैसा है, सत्य, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो रहा है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर विच वन इज करेक्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा सही है। क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ रिएक्शन का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे मीथेन गैस का। अब मीथेन गैस के लिए क्या हमको डेल्टा एच कंबंशन ग्रेफाइट का, हमको ग्रेफाइट को किसमें लाना है, क्या सब्लिमेशन कर गैसियस बनाना है, तो यहाँ कंबंशन लिखा है तो ये तो गलत रिएक्शन दी गई है। अगला देखें, यहाँ डेल्टा एच फॉर्मेशन CH4 गैस का करना है, ठीक, तो यहाँ पर हमको डेल्टा एच CO2 बोला गया है, तो ये भी हमारा एक गलत इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ देखें तो डेल्टा एफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, बिल्कुल। अब ग्रेफाइट, तो रिएक्शन हमारी क्या होती है, यहाँ पर हमारा ग्रेफाइट सॉलिड होता है, 2H2 होता है, और क्या हम CH4 बनाते हैं, बट अगर हमको यहाँ पर CH4 को गैसियस लेना है तो कार्बन का सब्लिमेशन कर क्या इसको गैसियस स्टेट में लाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम थर्ड इक्वेशन को देखें तो डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट बिल्कुल सही है, यहाँ पर +2 मोल ऑफ बॉन्ड एनर्जी H बिल्कुल सही है यह भी, और यहाँ पर 4 बॉन्ड क्या कार्बन हाइड्रोजन फॉर्म होंगे, बिल्कुल। इसके लिए हमारा सी जो ऑप्शन है बिल्कुल इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या अरेंज्ड है, तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वह है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद KiO3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, द इक्विवेलेंट मास ऑफ N2H4 एंड KiO3 रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले हम दी गई रिएक्शन को लिखते हैं, यहाँ पर क्या दिया है N2H4 प्लस क्या दे रखा है बेटा, हमारे पास यहाँ पर इस रिएक्शन को थोड़ा सा सही कर लेना, IO3 हिंदी के हिसाब से सही है, IO3 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2H प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl माइनस,
रिएक्शन के बाद बेटा क्या बना रहा है, ICl, और बोल बेटा क्या N2 और साथ में क्या H2O बन रहा है। ठीक है, हमको जिन जिन का चेंज है क्या उनका हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं। नाइट्रोजन का यहाँ से क्या +1 ले, +1 इंटू 4 +4 उधर गया तो -4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। आई का यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए, ऑक्सीजन का -2 इंटू 3 -6 उधर गया तो +6 -1 +5। यहाँ पर अगर हम आई का निकाले तो कितना आ जाएगा, +1। अब यहाँ पर अगर मैं N2 का देखूं तो कितना आ जाएगा, 0। अब हम कैसे निकालते हैं चेंज को, तो ये हम सब जानते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या हॉज माइनस लॉ, हाईएस्ट से लोएस्ट को घटाते हैं, तो यहाँ पर 5 माइनस क्या हो जाएगा, 1, और हमारा एक ही एटम है तो चेंज कितने का आ जाएगा, 4 का। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं N2H4 की, तो यहाँ पर 0 माइनस -2, तो चेंज बेटा कितने का, 2 का, और हमारा नंबर ऑफ एटम कितना है, 2, तो 2 का चेंज 2 का इंटू कराओ तो कितना आ रहा है, 4। क्लियर, 2 का चेंज आया है, यहाँ पर आप चेंज चेक कर लो फिर इंटू करना एटम का। तो यहाँ पर हमारे पास देखो हॉज माइनस लॉस, तो 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2, तो चेंज कितने का आ गया बेटा, 2 का, और नंबर ऑफ एटम भी कितना है, 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया, 4। अब हमको जिस जिस का क्या पूछा है तुल्यांकी भार, उसका हम उसके वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करा दें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास N2H4 का मॉलिक्यूलर मास देखें तो 28 + 4 और यहाँ डिवाइडेड बाय 4, तो इसका तुल्यांकी भार कितना आ गया, 8। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 8। अब हम बात कर लेते हैं किसका, हमारे पास अगला क्या है, KiO3 का, तो पोटेशियम 39 होता है, आई का हमको गिवन है 127, और यहाँ पर हमारे पास किसका बच रहा है, O3 का 48। अब इन सबको काउंट कर लीजिए, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 4, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर 127, 48 और 3 9। क्लियर, तो यहाँ पर 15 9 24 24, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पर कितना हो गया हमारा, 4 8 और 1 यहाँ पर 1, यहाँ पर 240, यहाँ पर हमारे पास ऐड करने पर 214 आ रहा है, और 214 को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिएगा 53 यहाँ पर क्या 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास एक का आंसर जो कि N2H4 है कितना, 8, और हमारे पास KiO3 का कितना है, 53.5। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एक मेज द कॉलम है, सामने से रिलेटेड क्वेश्चन है, आइए रीड करके सही KP-KC के लिए रिलेशन निकालें। तो इधर देखें तो रिएक्टेंट का क्या हमारा 4 मोल और प्रोडक्ट का 2, डेल्टा Ng कैसे निकालते हैं, NP प्रोडक्ट माइनस N रिएक्टेंट। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या 2 - 4 - 2 आ रहा है, -2 अगर मैं देखूं तो फर्स्ट ऑप्शन से ही मैच कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो दोनों साइड मोल मोल कितना 2 2, तो इसका क्या डेल्टा Ng 0 आ रहा है जो कि सेकंड से मैच कर रहा है। अगर यहाँ पर देखूं तो ये तो सॉलिड है, सॉलिड का एक्टिव कंसेंट्रेशन 1, तो यहाँ पर देखें तो इधर 1 इधर 1.5, तो इधर कितना आ रहा है डेल्टा Ng, डेल्टा Ng यहाँ पर आ रहा है -0.5, मतलब 1/2 का माइनस, मतलब ये हो गया हमारा फोर्थ के लिए। यहाँ देखो यहाँ हमारा 1.2, तो यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट क्या हो रहा है देखेंगे यहाँ पर, तो इसका ये वाला मैच हो रहा है। अब हमारे पास इधर देखें तो ये कितना हो रहा है 1.5, इधर 1, तो इसका हम जब डेल्टा Ng निकालेंगे तो 1.5 - 1.5, मतलब इसका ये आ रहा है। ठीक, तो हमारे फर्स्ट का फर्स्ट कहाँ कहाँ, ए और सी में, फिर सेकंड का सेकंड, ठीक है, फिर हमारे थर्ड का क्या आ रहा है, फोर्थ, थर्ड का फोर्थ, थर्ड का देखें तो फोर्थ आ रहा है, थोड़ा सा ऐसा कोई ऑप्शन हमको यहाँ पर फर्स्ट का सेकंड, हाँ थर्ड का फोर्थ, फोर्थ वाले ऑप्शन में दिख रहा है, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का थर्ड, मतलब हमारा करेक्ट बेटा ऑप्शन क्या है, फोर्थ।
करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 890 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर हैज H प्लस 10 की पावर कितना दिया -6m। अब यदि 90 डिग्री सेल्सियस पर 100 ml 0.2 m HCl 200 ml 0.1 m QH विलियन में मिलाया जाए तो परिणामी विलियन का पीएच होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर पहले तो अपन एसिड क्या देख पा रहे हैं और एक क्या दिख रहा है? बेस। इनका कंसंट्रेशन चेक कर लो, यहाँ पर 0.2 इंटू 100, यहाँ पर देख लो 0.1 इंटू 200, दोनों का कंसंट्रेशन अगर हम निकालें तो यहाँ पर कितना आ रहा है बेटा? 20। यहाँ पर निकाले तो कितना आ रहा है बेटा? 20। दोनों स्ट्रॉन्ग, दोनों सेम नेचर के, दोनों अपने आप को पूर्ण क्या कर देंगे? उदासीनीकरण। इसका मतलब हमारे पास प्योर विलियन के अंदर जो भी कंसंट्रेशन हमको H प्लस का आएगा, सीधा क्या उसका हम पीएच निकाल लें, तो हमारे पास H प्लस क्या हो रहा है? 10 की पावर -6, तो इसका सीधा पीएच हम कितना निकाल लेंगे? 6, है ना। यहाँ तो इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे से क्या न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर B6। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेज द फॉलोइंग, निम्न को सुमिलित कीजिए। हमारे पास कुछ बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ दिया गया है जिसको हमको सही मेज करके देना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या ऑक्सीजन हाइड्रोजन का साइज यहाँ पर बहुत छोटा, तो इनके बॉन्ड की लेंथ भी सबसे छोटी। तो यहाँ पर हमारे पास अगर सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसी की है तो वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की। सेकेंड वन हम देखें तो कार्बन हाइड्रोजन का क्या बॉन्ड लेंथ कम होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन का क्या साइज छोटा है, तो यहाँ पर इसका कितना आ जाएगा? 107। अब हम कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन में क्या कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का क्या बॉन्ड लेंथ छोटा देखेंगे, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन में साइज नाइट्रोजन का छोटा है, तो यहाँ पर हमारा क्या 136 आ जाएगा। अब सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसी के लिए हमारे पास है तो वो ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड के लिए है, जो कि कितना है बेटा? 143। ठीक, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ क्या ऑक्सीजन हाइड्रोजन में, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज छोटा है, फिर कार्बन हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। तो इसका सही मिलाव देखें तो कार्बन हाइड्रोजन के लिए हमने क्या 107, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 96, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का 136 और इसका हमने 143। तो इसका सही इमेज देखें, फर्स्ट का कहा जा रहा है आर पर, सेकंड का कहां पर जा रहा है? पी, और थर्ड के लिए कहा जा रहा है क्यू, और यहाँ पर फोर्थ के लिए एस, मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह के अणुओं का बंध क्रम 3 है तथा सम इलेक्ट्रॉनिक है? ठीक, तो इसका हमने बहुत अच्छा ट्रिक लिख रखा है। 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 इलेक्ट्रॉन का क्या हम लोग बॉन्ड ऑर्डर सीधा क्या 3 याद करा है। अब इसके आगे पीछे कंटिन्यू चलने पर बॉन्ड लेंथ को क्या बेटा हम लोग 0.5 से गिराते जाते हैं, मतलब यहाँ 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.50, सेम इसी तरीके से डिक्रीज करने पर भी क्या पॉइंट हमको 5 से इसको गिराते चलना है। तो इस तरीके से हम 8 to 20 इलेक्ट्रॉन तक बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बॉन्ड ऑर्डर काउंट कर लेते हैं। बट हमारा प्रश्न है क्या सेम बॉन्ड ऑर्डर और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7, 8 और 7 15, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा। यहाँ पर कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, 14 और एक 13, तो 13 और 14 का आप चेक कर लो, तो 13 का 2.5 और 14 का 3, मतलब ये हमारा सेम बॉन्ड ऑर्डर वाला स्पीसीज नहीं है। अगर मैं देखूं तो कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 माइनस, मतलब एक गेन किया, 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, कार्बन ऑक्सीजन 6 और 8 14,
मतलब दोनों का 14 इलेक्ट्रॉन है, सम इलेक्ट्रॉनिक भी है और बॉन्ड ऑर्डर भी कितना है 3, मतलब मेरा करेक्ट ऑप्शन मुझे मिल चुका है। अदर ऑप्शन को भी चेक करें, यहाँ पर भी 14, यहाँ पर 15, 14 15 दोनों का बॉन्ड ऑर्डर अलग है, ये मेरा आंसर नहीं है। यहाँ पर 6 + 8 14, यहाँ पर O2 का 16 - 1 15, मतलब यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग है। बहुत सिंपल है, ये ट्रिक है जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट हम बॉन्ड ऑर्डर चुन सकते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर बी था। अगला देखें, कौन सा अणु विकर्ण क्या संकरण रखता है? विकर्ण संकरण रखता है, ठीक, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। तो BeCl2 हमारा क्या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन रखता है ना, जिसका हमारे पास क्या लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर रेखीय संरचना बनती है, ठीक। तो ये हमारा क्या बहुत सिंपल सा था, कौन सा अणु विकर्ण संकरण रखता है, तो यहाँ पर कौन है वो, BeCl2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप नंबर 13 हमने ट्रिक पढ़ी थी, वेगन, आलू, गाजर, इन, थैला। अब यहाँ पर हमको क्या परमाणविक त्रिज्या का सही क्रम, तो हमने एक चक्री चलाई थी जिसमें क्या हमने डी संक्रमण इसका कारण बताया था। तो इसकी एटॉमिक रेडियस के लिए हमारा सही ऑर्डर क्या है, सबसे छोटा साइज बोरान, फिर क्या आएगा गैलियम, फिर क्या आएगा एल्यूमिनियम, फिर क्या आएगा इंडियम, और लास्ट वन क्या आएगा थेलियम। यहाँ भी साइज क्या लगभग हमारा बराबर होता है अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। इस ऑर्डर को आप ऑप्शन से चुन लीजिए, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है, ठीक। नेक्स्ट, 89 करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA का सही क्रम। तो बेटा इसके लिए हमने पढ़ा है NH2, NP6, NP3 और NS2, इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू लगभग 0। अगर इसमें भी कंपेयर करना हो तो सबसे कम जो नेगेटिव वैल्यू है वो NH2 NP6 की। अब इन दोनों में अगर हम बात करें तो स्लाइटली थोड़ा सा अंतर होता है, ये ज्यादा नेगेटिव है NP3 NH2 की तुलना में, क्लियर। अब हमारे पास अगर सेकेंड आवर्त के लिए बात करते हैं हम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, तो सबसे कम नियॉन की, देन बेरिलियम की, फिर हमारा किसका हो जाएगा नाइट्रोजन की, फिर हम किसका बोरान, फिर लिथियम, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक। सबसे कम अगर हम देखें तो नियॉन, उससे ज्यादा अगर हम देखते हैं तो किसका हो जाएगा बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन, देन बोरान, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। ये हमारा एग्जैक्ट सही सीक्वेंस होता है सेकेंड आवर्त के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, जो कि हमारे बी ऑप्शन से सही मैच कर रहा है। हम 3 लोगों के लिए लगभग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या 0 देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है, हमारे पास एक अल्काइन दिया है नॉन टर्मिनल, जिसका हमको सिस एल्कीन फॉर्म करके दिया गया है। तो हम लोग क्या कोई भी अल्काइन का सिस एल्कीन कब बनाते हैं, जब पैलेडियम युक्त क्या हम यहाँ पर PDBSO4 रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। और अगर हम बर्च अपचायक लेते हैं सोडियम एक्वस अमोनिया, तो ट्रांस एल्कीन फॉर्म होता है। तो हमारे पास अभी दी गई रिएक्शन का क्या सिस एल्कीन है, जो कि प्लेडियम युक्त क्या हमारा हाइड्रोजनीकरण अपचयन से मिलेगा। अब बचे हुए 2 ऑप्शन के लिए मैं बता देता हूं, जिंक HCl ये हैलाइड का अपचयन कर एल्केन देता है। यह रिएजेंट जो है क्या वो अल्काइन का हाइड्रोलिसिस जल अपघटन के लिए यूज किया जाता है। और वर्च अपचायक का जैसे मैं बता चुका हूं, ये ट्रांस एल्कीन देता है। बचा हुआ H2PD हमारा यहाँ पर जो क्यूनिलीन है ये हमें सिस एल्कीन देगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी, ठीक। इस तरह से हमारा ये जो कंबाइंड टेस्ट था इसका कंप्लीट केमिस्ट्री सॉल्यूशन है। इसका आप इस वीडियो के माध्यम से प्रॉपर यूज कर इसका लाभ उठाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।